संत कबीर नगर की धरती, बिंदापाल उक्षेणपाल ऑनलाइन क्लास के शुभ आरंभ के शुभ अवसर पर मैं डॉक्टर संतोष पाल डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर हिंदी शिक्षण के महत्वपूर्ण विषय को लेकर के आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूँ। नमस्कार। ज्ञान के अधिष्ठात्री, ज्ञान के मंदिर में अगर ज्ञान की बात हो रही है, माँ शारदे के प्रति कुछ कहना बहुत आवश्यक हो जाता है। उसी क्रम में मैं कहना चाहता हूँ, वर्णानाम अर्थसंज्ञानाम रसानाम छंदसमाप मंगलानाम चय करतारो वंदे वाणी विनायको। आइए अब हम लोग देखें कि जैसे पहला जो पुस्तक का नामकरण है किसके आधार पे है? हिंदी और शिक्षण, दो शब्दों से जोड़ करके इसको बनाया गया है। हिंदी शब्द जो है एक फारसी शब्द है। इसका फारस के लोगों ने ही इसका नामकरण किया है, क्योंकि फारस के लोग जब सिंधु नदी के तट पे आए तो चूंकि शय को उन लोगों ने शय को है बोलते थे और है का ही रूपांतरण है सिंधु, सिंधु से हिंद, हिंदू से हिंदू का रूपांतरण हुआ तो हिंदी शब्द की उत्पत्ति मानी जाती है। और शिक्षण का तात्पर्य होता है सीखना और सिखाना। तो ये दो चीज़ें हैं कि हिंदी और शिक्षण। आप हिंदी विषय को सीखेंगे और सिखाएंगे, बेहतर से बेहतर चीज़ों को ग्रहण करेंगे, अनुभव करेंगे, जानेंगे, फिर उसकी प्रस्तुति देंगे और आगे चल करके समाज में एक आदर्श शिक्षक के रूप में अपने कार्य का क्रियान्वयन करेंगे। ये चीज़ है। और फिर आइए अब मैं पाठ्यक्रम के विषय वस्तु पे ध्यान देना चाहता हूँ कि लिखा है जो है पहला चीज क्या है? लिखा है इसमें हिंदी भाषा में ध्वनियों को सुनकर समझना एवं शुद्ध उच्चारण करना। अब आप सबसे बड़ी ध्यान देने योग्य बात यह है कि बालक जब जन्म लेता है तो दुनिया का बालक हो, वो किसी न किसी भाषा में अपनी अभिव्यक्ति करेगा। ये माँ ईश्वर का एक अमूल्य वरदान है भाषा, जो उसको जन्म के बाद मिलती है। और इसी चीज़ में जब वो पढ़ने के लिए जाता है, सीखने के लिए जाता है, तो सबसे पहले उसके सामने एक चुनौती होती है कि हमको किसी न किसी भाषा को सीखना है, जानना है। बहुत सारी भाषाएं हैं भारत देश में, 22 भाषाओं का उल्लेख हमारे संविधान में है, मान्यता है। और उसी का एक क्रम है कि हिंदी भाषा में कुल ध्वनियों की संख्या जानेंगे, कौन कौन सी ध्वनि हैं और ध्वनियों को सुन करके समझेंगे और उसका शुद्ध उच्चारण करेंगे। जैसे क्या है, स्वर क्या है, स्वर की परिभाषाएं जानेंगे, स्वर में कौन कौन से स्वर आते हैं वो जानेंगे। फिर व्यंजन है, व्यंजन के कौन कौन से खंड हैं उसका उच्चारण करना जानेंगे, व्यंजन की परिभाषा जानेंगे, व्यंजन कैसे स्वर से मिल करके बनता है उसका उच्चारण करेंगे। उसके कौन कौन से पार्ट हैं, जैसे हाथ स्वर, दीर्घ स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, अल्प प्राण, महाप्राण, स्पर्श व्यंजन, संयुक्ताक्षर, ये सारी चीज़ें उसको जानने का प्रयास करेंगे। और उसका शुद्ध उच्चारण, ये व्याकरण की दृष्टिकोण से जब भाषा को जोड़ करके देखा जाता है तो वो क्या होती है, व्यंजन ध्वनियाँ या भाषा का जो उच्चारण होता है वो शुद्ध उच्चारण होता है। क्योंकि ध्वनियाँ तभी शुद्ध मानी जाती है जब तक व्याकरण का समावेश उसमें नहीं करेंगे, तब तक आप किसी चीज़ को ठीक ठीक प्रकार से जान नहीं पाएंगे। इसीलिए भाषा में व्याकरण की उपयोगिता और महत्ता बढ़ जाती है, ये इसके अंतर्गत आता है। ये आता है। फिर आता है देवनागरी लिपि। अब देवनागरी लिपि हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, देवनागरी लिपि की उपयोगिता क्या है, महत्व क्या है, इसकी परिभाषाएं क्या है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, ये चीज़ें जानने का प्रयास करेंगे। फिर इसमें क्या है कि लिपि संकेत, वही चीज़ है, स्वर को आप डिफाइन करेंगे, फिर उसको जानेंगे, एक एक स्वरों का उच्चारण करेंगे, क्रम से आरोह अवरोह के आधार पे करेंगे इसकी चीज़ें पे। फिर व्यंजन को जानेंगे, व्यंजन कैसे जो है स्वर से मिल करके बनता है, और संयुक्त वर्ण, ये चीज़। और मात्राओं का ज्ञान बहुत आवश्यक होता है जब हम लिखते हैं
और तो तमाम उसमें त्रुटियां हो जाती हैं, तमाम कमियां आ जाती हैं। और इसको शिक्षक को इसलिए निचली कक्षाओं में ही विशेष बल दे करके आक मात्रा से लेकर के आप अंग और अह तक की मात्रा की बात तक उसको समझाने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आप मात्राएं तो 10 ही होती हैं, स्वर 11 होते हैं, और तो इसलिए उनको आप 10 अ की कोई मात्रा नहीं होती है। ये सब चीज़ें इसके अंतर्गत आप बताने का प्रयास करेंगे। क्योंकि आ के मात्रा में ही अ की मात्रा जो है सन्निहित होती है, संलिप्त होती है, उसको भी आप स्पष्टीकरण देने का काम करेंगे। विलोम, क्योंकि आज विलोम का तात्पर्य होता है कि संसार में जितने भी शब्द हैं उसका विलोम होना तय है। जो हम आँखों से देख रहे हैं, शब्दों से बोल रहे हैं, जिन चीज़ों को हम जान रहे हैं, उन सब का विलोम होता है। जो इस सृष्टि में दिखाई दे रहा है, जो चीज़ें हमारे आसपास की चीज़ें हैं, सबका विलोम होता है। तो विलोम को हम जानेंगे, विलोम कैसे बनता है, विलोम कैसे आसानी से हम पहचान सकते हैं, विलोम को कैसे आसानी से बना सकते हैं, समझ सकते हैं, उसका जानकारी रखेंगे। और समान, चूँकि समानार्थी शब्द है, शब्द तो रहते हैं, शब्द कई रहते हैं, लेकिन उसका जब अर्थ निकलता है तो समानार्थी शब्द कहा जाता है। जैसे पर्यायवाची है, विलोम है, ये सारी चीज़ें हैं। और समान ध्वनियों वाले शब्दों की पहचान करना। ध्वनि पढ़ते हैं तो लगता तो है कि अर्थ वही है, लेकिन कुछ न कुछ उसमें बदलाव रहते हैं, कुछ न कुछ उसमें बारीकियां रहती हैं। बोलते वक्त, पढ़ते वक्त उन सावधानियों की आवश्यकताएं उसमें पड़ती है। इसकी जानकारी करना अति आवश्यक माना जाता है। अब बात ये रही है विराम। अब यहाँ जो है आपके पाठ्यक्रम में अल्प विराम से शुरू हो रहा है। विराम का तात्पर्य होता है रुकना। जैसे हमने बताया कि आप दौड़ते रहेंगे, चलते रहेंगे तो बहुत कुछ प्राप्त नहीं कर पाएंगे। जीवन में सफल होने के लिए रुकना भी आवश्यक होता है, ठहरना भी आवश्यक होता है। उसी तरह जो है भाषा की 2 अभिव्यक्ति होता है, एक मौखिक और एक लिखित। जो जब किसी चीज़ को हम मुख के द्वारा जब बोलते हैं तो क्या होती है, मौखिक होती है, और जब लिखते हैं तो लिखित होती है। और मौखिक और लिखित चिन्हों में विराम चिन्हों की उपयोगिता, महत्ता बढ़ जाती है, जिसमें अल्प विराम। अल्प का तात्पर्य, जब हम बात कर रहे हैं अल्प विराम, जथा नाम तथा गुण, जैसे इसकी नाम की विशेषता है वैसे ही ये शब्द निकल करके आ रहा है। अल्प का तात्पर्य थोड़े समय के लिए रुकना। और अर्ध विराम का तात्पर्य इसमें क्या है, उससे अधिक समय के लिए रुकना। और पूर्ण विराम का तात्पर्य ये होता है कि पूरा सांस ले लें। ये पूरी चीज़ें इसमें निर्धारित होती है। पूरे सांस ले करके जब हम वाक्य को पूरा करते हैं तो पूर्ण विराम की अभिव्यक्ति या पूर्ण विराम लगाते हैं। जैसे उसका चिन्ह आप पाई के आधार पर देखते हैं, पूर्ण विराम, वाक्य पूर्ण हो जाता है। अब प्रश्नवाचक चिन्ह की बात होती है। जब हम प्रश्न पूछते हैं तो उस वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगना क्या हो जाता है, अनिवार्य हो जाता है। प्रश्नवाचक चिन्ह का उल्लेख करते हैं। और विस्मय आदि बोधक का, जहाँ हर्ष हो, प्रसन्नता हो, दुख हो, पीड़ा हो, इन सारी चीज़ों का जब हम उल्लेख करेंगे तो इसकी अनिवार्यता और उपयोगिता बढ़ जाती है। ये चीज़ इसमें। अवतरण का चिन्ह, इकहरा अवतरण और दोहरा अवतरण का चिन्ह प्रयोग होता है। जब हम महत्वपूर्ण किसी के कथन को ज्यों का त्यों लिखते हैं, उसका जब उल्लेख करते हैं तो उनका उपयोग। किसी के लेखक की, पुस्तक की रचनाओं का जब हम वर्णन करते हैं तो इनका चिन्ह। तो विराम चिन्ह के अंतर्गत इस ज्ञान का उपयोग करना अति आवश्यक हो जाता है। और भी जैसे त्रुटिबोधक चिन्ह है, हंसपद है, उसी को कहा जाता है, योजक चिन्ह है। और जो चिन्ह छूट रहे हैं इस पाठ्यक्रम के अंतर के बाद भी, उसकी भी चर्चा करना अति आवश्यक है। कम से कम महत्वपूर्ण चिन्हों में तो 13 चिन्हों का तो उल्लेख की जानकारी कर ही लेना आवश्यक है, जो इसके अंतर्गत बात आती है। लेखन कौशल, लेखन शिक्षण की विधियां, जिसमें लिखना कौशल जो होता है 4 होते हैं, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। उसी में इसका पहला ध्यान ये है कि लिखना। और सीखने में ध्यान देने योग्य बातें, बैठने का ढंग, आंख से कागज की दूरी, कलम पकड़ने की विधि, शिरोरेखा, अक्षर का ज्ञान, सुडौल कैसे लिखा जाता है, और उपयुक्त नमूनों का अभ्यास, अनुलेख, श्रुतिलेख, प्रतिलेख चीज़ों पे आप ध्यान आकर्षण करेंगे। इन सारी चीज़ों का ध्यान का उल्लेख करते हुए आप
क्लास में हिंदी शिक्षण के तमाम विधियों पे जानकारी प्राप्त करेंगे। नमस्कार, धन्यवाद। मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूं और इन सारी चीज़ों को बृहद रूप में बताने का प्रयास अगली कक्षाओं में निरंतर आप लोगों के साथ बना रहेगा। धन्यवाद।